जय श्री राम। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम 12th क्लास की ज्योग्राफी सब्जेक्ट का जो मानव भूगोल बुक है उसका 4th चैप्टर जिसका नाम है प्राथमिक क्रिया यानी प्राइमरी एक्टिविटीज। बात करें प्राथमिक क्रिया की तो प्राथमिक क्रिया को समझने से पहले हमें आर्थिक क्रिया को समझना होगा। आर्थिक क्रिया जैसे नाम में ही पता चल रहा है कि आय प्राप्त करने की क्रिया, अर्थात मानव द्वारा की जाने वाली वे सभी क्रियाएं जिनसे मानव आय प्राप्त करता है यानी पैसा प्राप्त करता है वो सभी क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। जैसे कृषि करना हो गया, पशु चारण हो गया, दूध का व्यापार या किसी भी चीज का व्यापार करना हो गया। इसके साथ ही चिकित्सा से संबंधित कार्य, शिक्षा से संबंधित कार्य या कोई मजदूरी वाले कार्य जिनसे मानव आय प्राप्त करता है, वे सभी कार्य इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अब यदि आर्थिक क्रियाओं को बांटे तो इसके जो मुख्य पार्ट है वो है, पहला पार्ट प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, इसी प्रकार चतुर्थ और पंचम क्रियाएं। इन सभी पार्टों को हमारे सिलेबस में अलग अलग चैप्टर वाइज दिया गया है। जैसे यहाँ पर 4th चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रिया। इसी पाठ्य पुस्तक के जो 5th चैप्टर होगा वहां पर दिया गया है द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया। अब प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं तो स्टार्ट हो रहा है हमारा मेन चैप्टर प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया यानी मानव द्वारा की जाने वाली वे सभी क्रियाएं जो पर्यावरण पर निर्भर हो, अर्थात प्रकृति से संबंधित हो, वे सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रिया कहलाती है। अब कौन सी क्रिया प्रकृति से संबंधित होती है? जैसे शिकार करना हो गया, बात करें हम आखेट की यानी शिकार करना, यह भी प्रकृति से संबंधित है तो यह प्राथमिक क्रिया होगी। इसके साथ ही कृषि प्रकृति से संबंधित है तो प्राथमिक क्रिया होगी। पशु पालन करना या पशु चारण यह भी प्रकृति से संबंधित है तो आखेट, भोजन संग्रहण, पशु चारण, कृषि और खनन ये सभी जो क्रियाएं हैं वो प्राथमिक क्रिया है। अब हमारे इस चैप्टर के अंतर्गत प्राथमिक क्रियाओं के इन्हीं सभी भागों का विवरण किया गया है, यानी हमें इस चैप्टर के अंतर्गत इन सभी भागों को पढ़ना होगा विस्तार से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आखेट। आखेट का अर्थ होता है शिकार करना। शिकार करना यानी कि जानते हैं कि जो प्राचीन कालीन मानव है अर्थात आदिम कालीन मानव, जो आदिम मानव था वो कृषि पद्धति को नहीं समझता था, यानी वो केवल जंगली पशुओं पर ही निर्भर था। जंगली पशुओं का शिकार करके उनका मांस खाकर अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करता था। शिकार सबसे पहले मानव किससे करता था? यदि प्रश्न पूछा जाए कि मानव सबसे पहले शिकार किससे करता था तो मानव सबसे पहले पत्थर से बने औजारों द्वारा शिकार किया करता था। पत्थर जो मिलते हैं से नॉर्मल, वो पत्थर घिस करके उनको तीखा यानी नुकीला बना करके उन पत्थर के औजारों से वो जंगली पशुओं का शिकार करता था और उसके मांस को खाकर अपना और परिवार चलाता था। यहाँ पर देखें, आदिम कालीन मानव जंगली पशुओं पर निर्भर था और सबसे पहले मानव पत्थर से बने औजारों द्वारा शिकार किया करता था। इसके बाद में मानव धीरे धीरे समझदार होता गया और फिर तीर वगैरह की जानकारी उसको हुई, तीर वगैरह की खोज हुई तो मानव पत्थर के बने औजारों के बाद में तीर से शिकार करने लगा। अब यहाँ पर इसके बाद में आगे चले हम तो शिकार के कारण जंगली पशुओं की संख्या सीमित रहती थी, जिससे मानव को शिकार करने में दिक्कत होती और इससे मानव को परेशानी हुई और फिर धीरे धीरे आगे कृषि का, पशुपालन का, इनका सभी का विचार मानव के जीवन में आया और इसी चैप्टर में पढ़ेंगे हम पशु चारण, कृषि वगैरह, ये भोजन संग्रहण। ये तभी संभव हुआ जब मानव को शिकार करने में दिक्कत हुई। दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि शिकार करने के बाद में जो पशु थे उनकी संख्या सीमित होती गई, लगातार धीरे धीरे उनकी संख्या समाप्त होती जा रही थी। तो फिर उसके बाद में मानव भोजन संग्रहण का कार्य करने लगा, पशु चारण का कार्य करने लगा, कृषि और खनन धीरे धीरे करने लगा। अब यदि आखेट के बारे में और जानकारी ले हम तो क्या होता है कि ये जो पशुओं की संख्या लगातार कम हो रही है, अभी वर्तमान में क्या हुआ कि भारत सरकार ने शिकार को पूर्णतया प्रतिबंध कर दिया। क्वेश्चन बन सकता है कि भारत सरकार ने शिकार पर को पूर्णतया बंद क्यों कर दिया या प्रतिबंध क्यों किया?
क्योंकि पशुओं की संख्या लगातार कम हो रही है। कई पशु ऐसे हैं जो समाप्त होने की कगार पर हैं और कुछ तो ऐसे भी पशु हैं जो समाप्त हो चुके हैं। डायनासोर के बारे में सब जानते हैं। ऐसे ही कई सारे उदाहरण हैं। आगे और देखें तो अतिशीत, जो बहुत ही ज्यादा बर्फीले ठंडे इलाके हैं वहां पर, और अत्यधिक गर्म इलाके, जो बहुत ज्यादा ठंडे क्षेत्र हैं और बहुत ज्यादा गर्म क्षेत्र हैं, वहां पर लोग आखेट द्वारा ही अपना और परिवार का जीवन यापन करते हैं। इसके बाद में पढ़े हम अगला टॉपिक भोजन संग्रहण। भोजन संग्रहण का अर्थ होता है भोजन को इकट्ठा करना, यानी भोजन को एकत्रित करना। भोजन को एकत्रित करने की नौबत क्यों आई, यहाँ पर देखा हमने, क्योंकि शिकार, आज यदि शिकार हो गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कल भी शिकार हमें मिल ही जाएगा। तो मानव जागरूक होने लगा और समझदार होने लगा, जिससे वो अपने भोजन को एकत्रित करने लगा। अब भोजन एकत्रित कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर मानव शिकार करता है। कहाँ करता है मानव? बहुत ही ज्यादा ठंडे इलाकों में या बहुत ही ज्यादा गर्म इलाकों में। यहाँ पर मानव शिकार करता है तो वहां पर ही वो भोजन को इकट्ठा करने लगा। अब यहाँ पर देखिए, भोजन संग्रहण विश्व के इन दोनों क्षेत्रों में किया जाता है। कहाँ कहाँ पर? विश्व के उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में। अब विश्व के उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र ये कौन कौन से हैं? यहाँ पर यदि हम देखें तो जानते हैं सब कि पूरे विश्व के अंदर कुल 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीपों में सबसे पहले बात करें तो एशिया महाद्वीप, ये जो एशिया महाद्वीप है इसके पास में एक और भी है यूरोप महाद्वीप। इस प्रकार से यूरोप महाद्वीप के जस्ट नीचे यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप इस प्रकार से है। अफ्रीका महाद्वीप के इधर उत्तरी अमेरिका और उसके नीचे दक्षिणी अमेरिका, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक में लैटिन अमेरिका कहा गया है। इसका नाम दक्षिणी अमेरिका भी है, हमारी पाठ्य पुस्तक में लैटिन अमेरिका बताया गया है। ये वाला जो महाद्वीप है इसका नाम है उत्तरी अमेरिका। ये एशिया महाद्वीप, जहां पर हमारा भारत, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश सभी देश स्थित है। यहाँ पर यूरोप महाद्वीप, ये अब बीच में आ रहा है अफ्रीका महाद्वीप। तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या लैटिन अमेरिका। एक महाद्वीप यहाँ पर स्थित है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसे हमारी पाठ्य पुस्तक में ओसेनिया के नाम से जाना जाता है। ओसेनिया या ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया। एक और महाद्वीप स्थित है यहाँ पर अंटार्कटिक महाद्वीप। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये जो अंटार्कटिक महाद्वीप है ये नीचे और ऊपर ध्रुवों पर स्थित होने के कारण ये दोनों साइड पर है, नीचे और ऊपर। यदि इसको इस विश्व के मानचित्र को यदि मिला दिया जाए, एक ग्लोब का आकार या बॉल का आकार दे दिया जाए, तो दोनों मानचित्र पुनः आपस दोनों ये जो महाद्वीप हैं अंटार्कटिक महाद्वीप ये पुनः मिल जाएंगे। यानी ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि विश्व के मानचित्र में 8 महाद्वीप है। 8 नहीं है, 7 ये और ये दोनों एक ही महाद्वीप है। अब यहाँ पर देखें हम तो भोजन संग्रहण का कार्य उच्च अक्षांशीय क्षेत्र यानी कि ऊपर बर्फीले जहाँ ठंडे प्रदेश है वहां पर किया जाता है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र जिसमें उत्तरी कनाडा। अब उत्तरी कनाडा कई बार हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें ये पूछ लिया जाता है कि भोजन संग्रहित क्षेत्र को विश्व के मानचित्र में निरूपित कीजिए। तो वहां पर फिर दिक्कत आ जाती है। बच्चा ये जानता है कि भोजन संग्रहण का कार्य 2 जगह पर किया जाता है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र और निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र कौन कौन से हैं ये भी बच्चे को पता है कि उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली ये उच्च अक्षांशीय क्षेत्र है। परंतु उत्तरी कनाडा है कहाँ पर, तो इनकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। और मैं निवेदन करना चाहता हूँ सभी बच्चों से कि घर पर अपने मार्केट से एक विश्व का मानचित्र और भारत का मानचित्र अलग ही लेकर के आए और प्रैक्टिस करें इन सभी बिंदुओं को वहां पर प्रदर्शित करने की। इनके उस प्रैक्टिस के द्वारा क्या होगा कि ये बिंदु तो हमें पता लग ही जाएंगे कि कनाडा कहाँ पर है, अमेरिका कहाँ पर है, रूस कहाँ पर है, जापान कहाँ पर है, न्यूजीलैंड कहाँ पर है। लेकिन साथ ही साथ हम यदि कोई थ्योरेटिकल प्रश्न पूछा जाता है तो उसका भी आसानी से आंसर दे सकते हैं।
तो प्रैक्टिस करना अच्छी बात है। और ये कंफर्म है कि नक्शा आएगा हमारे, विश्व का अलग आएगा और भारत का अलग आएगा। 2-2 नंबर के दोनों प्रश्न आएंगे, विश्व का मानचित्र अलग, भारत का मानचित्र अलग। तो यहाँ पर देखें उत्तरी कनाडा कहाँ पर है? उत्तरी कनाडा ये जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पर देश है एक, ये वाला देश, इस देश का नाम है कनाडा। कनाडा के नीचे संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए के नाम से भी जाना जाता है, ये है अमेरिका। अमेरिका महाद्वीप नहीं है, ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप है। और उत्तरी अमेरिका में यहाँ पर है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊपर है कनाडा देश। और यहाँ पर कनाडा देश में उत्तरी कनाडा यानी कि यहाँ पर ये वाला भाग, जब भी कभी उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी या पश्चिमी इस प्रकार से दिशा आ जाए तो हमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए, भूगोल है हमारे। कभी भी किसी समतल में जब दिशा का निरूपण करते हैं तो पूर्व दिशा ये वाली होती है, पश्चिम दिशा ये वाली, यानी कि पूर्व यहाँ पर रहता है, पश्चिम यहाँ पर, उत्तर ऊपर और दक्षिण नीचे। इन दिशाओं का ज्ञान हमें होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करें कि ये जो उत्तरी कनाडा है कहाँ पर है? कनाडा ये है तो पता लग गया। अब यहाँ पर उत्तरी कनाडा की बात हो रही है तो कनाडा का ये वाला भाग पूर्व, ये वाला भाग पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। उत्तरी कनाडा की बात कर रहे हैं यानी ये वाला क्षेत्र। यहाँ पर भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है उत्तरी कनाडा में। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शीत है, यानी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ठंडा क्षेत्र है ये वाला, इसलिए यहाँ पर भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। दूसरा देखें हम उत्तरी यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब यूरोप और एशिया का भाग, यानी यूरोप और एशिया का ये वाला जो भाग है उत्तरी है, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर। ऊपरी वाला उत्तरी वाला भाग आएगा, ऊपर वाला यानी ये भाग, ये है यूरेशिया, उत्तरी यूरेशिया। इन क्षेत्रों में उत्तरी यूरेशिया, उत्तरी कनाडा और यहाँ पर यूरोप महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका के बीच में यहाँ पर एक देश और भी है, चिली। चिली में दक्षिणी चिली, यहाँ पर भी यानी दक्षिण दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दक्षिणी दिशा, यहाँ पर दक्षिणी चिली में भी भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। ये तीनों क्षेत्र, उत्तरी कनाडा, दक्षिणी चिली और उत्तरी यूरेशिया, ये तीनों क्षेत्र कहलाते हैं उच्च अक्षांशीय क्षेत्र। उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली। उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली। बात करें यहाँ पर निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, यहाँ ये क्षेत्र कहाँ पर है? अमेजन बेसिन। अब अमेजन बेसिन, कोई भी जो बेसिन शब्द कहीं पर आ जाए, बेसिन का अर्थ होता है नदी के आसपास का क्षेत्र, जैसे गंगा बेसिन, गंगा के आसपास का जो क्षेत्र है वो आएगा गंगा बेसिन में। चंबल बेसिन, चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो आएगा चंबल बेसिन में। यहाँ पर है अमेजन बेसिन, यानी अमेजन नदी दक्षिणी अमेरिका या लैटिन अमेरिका की एक नदी है, प्रमुख नदी अमेजन नदी। उस अमेजन नदी के जो आसपास का क्षेत्र है वो आता है इसमें अमेजन बेसिन। यानी अमेजन बेसिन का मतलब ये वाला जो भाग है ना, ये वाला भाग अमेजन बेसिन, हाँ, यहाँ वाला ये भाग ये आएगा किसमें? अमेजन बेसिन में। यानी यहाँ पर भी भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। उत्तरी दक्षिणी अमेरिका में यानी लैटिन अमेरिका में ये वाला भाग, यहाँ पर भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। इसके साथ ही उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, यानी अफ्रीका का वो क्षेत्र जो उष्ण कटिबंधीय है, यानी पश्चिमी अफ्रीका की बात करें हम, ये क्षेत्र ये पश्चिमी अफ्रीका है और यहाँ पर उष्ण कटिबंध में आता है ये, तो यहाँ पर भी भोजन संग्रहण का कार्य किया जाएगा। ये अमेजन बेसिन, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, ये आएंगे किसमें? निम्न अक्षांशीय क्षेत्र। इसके साथ साथ ही ऑस्ट्रेलिया के कुछ भाग, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है या ओशियनिया हमारी पाठ्य पुस्तक में बताया गया है, इसके कुछ भागों में भी भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के कुछ भागों में भी। इसके साथ ही दक्षिणी पूर्वी एशिया। अब एशिया महाद्वीप की बात करें तो पूर्व दिशा, पश्चिम, एशिया महाद्वीप की पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिणी दिशा। तो दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण और पूर्व, दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया का ये भाग नहीं, इसका आंतरिक प्रदेश यानी अंदर, ये वाला क्षेत्र। यहाँ पर
इस क्षेत्र में भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है इस क्षेत्र में। तो 3 क्षेत्र ये उच्च अक्षांशीय वाले बताए गए हैं यहाँ पर, और 3 क्षेत्र अमेजन बेसिन जो ये रहा लैटिन अमेरिका में, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप का ये भाग, और तीसरा ये दक्षिणी पूर्वी एशिया का आंतरिक भाग, और चौथा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कुछ कुछ भागों में भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता है। तो ये वो प्रदेश है जहां पर बहुत ही ज्यादा ठंड है। अच्छा, इस वाले भाग को यूरेशिया का ये जो भाग है इसमें बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है, या यूं कहते हैं हम कि बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ पर, तो इसे कहा जाता है टुंड्रा प्रदेश। इसे टुंड्रा प्रदेश भी कहा जाता है, टुंड्रा प्रदेश। जहां पर हम आगे पढ़ेंगे चलवासी पशुचारण भी होता है, आगे पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते। अच्छा, इसके साथ में एक और शब्द दिया गया है हमारी पाठ्य पुस्तक में, चिकल। ये चिकल क्या होता है? जब किसी च्युइंगम को चूसते हैं तो चूसने के बाद में वो जो लास्ट में शेष भाग बचता है, मुंह में पानी आ रहा है कहीं होगी, वो जो चूसने के बाद में जो शेष भाग बचता है उसे कहा जाता है चिकल। किससे बनाया जाता है चिकल? एक वृक्ष होता है जेपोटा नामक वृक्ष, उस जेपोटा वृक्ष के दूध से, जेपोटा वृक्ष के दूध से चिकल तैयार किया जाता है। ये एक नंबर में पूछ सकता है क्योंकि पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो मेन टॉपिक है अपना। इसके बाद में भोजन संग्रहण के बाद में प्राथमिक क्रिया क्षेत्र पढ़ रहे थे अपन, जिसमें आखेट हो गया, दूसरा भोजन संग्रहण हो गया। अब पढ़ेंगे पशुचारण, उसके बाद में कृषि एक बड़ा टॉपिक है जो अगली क्लास में पढ़ेंगे, और खनन, ये दोनों अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। इस क्लास में पढ़ते हम पशुचारण। तो पढ़ते हैं हम पशुचारण। पशुचारण यानी पशुपालन, दोनों एक ही शब्द है। पशुओं को पालना पशुपालन, पशुओं को चराना पशुचारण। पशु कौन चराता है? जो पशुओं को पालते हैं, यानी पशुचारण और पशुपालन दोनों एक ही है। अब यहाँ पर देखिए हम पशुओं को क्यों पाला जाता है, तो पशुओं को 2 अलग अलग उद्देश्य से पाला जाता है, 2 अलग अलग उद्देश्य के लिए पाला जाता है। पहला जीवन निर्वाह के लिए, अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए, जिसे जीवन निर्वाह। दूसरा वाणिज्य, वाणिज्य यानी अपना और अपने परिवार का जीवन निर्वाह तो हो रहा है, लेकिन फिर भी हम पशु पालन कर रहे हैं या पशुचारण कर रहे हैं व्यापार के लिए, यानी लाभ कमाने के लिए। तो 2 अलग अलग उद्देश्य से पशुओं को पाला जाता है। अब यदि बात करें पशुचारण की, तो ये 2 प्रकार का होता है। पहला चलवासी पशुचारण, बहुत इंपॉर्टेंट है पशुचारण। इस चैप्टर में वैसे तो बहुत आसान है प्राथमिक क्रिया, परंतु जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कई प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं घुमा करके। जैसे प्रश्न पूछ लिया कि चलवासी पशुचारण, बहुविकल्पीय प्रश्न, चलवासी पशुचारण निम्न में से कहां पर नहीं किया जाता है, या चलवासी पशुचारण निम्न में से किन क्षेत्र में होता है, या यही प्रश्न चलवासी पशुचारण का ही प्रश्न विश्व मानचित्र में आ जाए कि विश्व के मानचित्र में चलवासी पशुचारण को निरूपित कीजिए, प्रदर्शित कीजिए। तो वहां पर हमें जिन क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण होता है उन्हें प्रदर्शित करना होगा। तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम चलवासी पशुचारण। सबसे पहले चलवासी पशुचारण को समझते हैं। चलवासी पशुचारण में विभिन्न प्रकार के पशुओं को एक साथ पाला जाता है, जैसे 2 भैंस, 3 गायें, 4 बकरियां, 8 भेड़ें, 4 घोड़े, विभिन्न प्रकार के पशुओं को एक साथ पाला जाता है। उन पर कोई विशेष देखभाल नहीं की जाती, कोई विशेष पूंजी नहीं लगाई जाती। उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है चारे की खोज में। जो भी पशुपालक होता है वो अपने सभी पशुओं को एक साथ एक जगह से दूसरे जगह पर चारे की खोज में लेकर के जाता है। वर्तमान में चलवासी पशुचारण की संख्या लगातार कम हो रही है। प्रश्न पूछा जाए कि चलवासी पशुचारण की संख्या लगातार कम हो रही है, इसके कौन कौन से कारण हैं, तो पढ़ेंगे यहाँ पर हम
चलवासी पशुचारण, इसका उद्देश्य, जो मेन उद्देश्य इसका, वो जीवन निर्वाह करना होता है। इसमें वाणिज्य यानी व्यापार करना नहीं होता, केवल जीवन निर्वाह करना ही चलवासी पशुचारण का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला पढ़े हम, इसमें विभिन्न प्रकार के पशुओं को एक साथ पाला जाता है। पशुओं की कोई विशेष देखभाल नहीं की जाती है, उन्हें किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इसके बाद में चलवासी पशु चारण के बाद में अगला एक आएगा वाणिज्य या पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन वहां पर पढ़ेंगे हम, इसका विपरीत होगा वहां। तो यहाँ पर पशुओं की विशेष देखभाल नहीं की जाती, किसी प्रकार की सुविधा उनको मुहैया उपलब्ध नहीं कराई जाती। आगे पशुपालक अपने पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह चारे की खोज में लेकर के जाता है। वर्तमान में चलवासी पशुचारण की संख्या लगातार घट रही है। इसके कौन कौन से कारण हैं? इसके दो कारण हैं। एक तो पहला, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। जो विभिन्न देश हैं उन्होंने अपनी सीमाओं को निर्धारित कर दिया और वहां पर पशुचारण करना अवैध घोषित कर दिया, यानी प्रतिबंध कर दिया। हमारे भारत में भी कई जगह पर ऐसे हैं जहां पर पशु चारण किया जाता था, परंतु वहां पर वनों का निर्माण हो गया, यानी कि वन भूमि में सम्मिलित कर दिए गए। और कुछ वन इनमें ऐसे हैं जहां पर वृक्षों की कटाई और पशुओं की चराई पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी वहां पर ना तो आप पशु चरा सकते हो और न ही वहां पर आप वृक्षों की कटाई कर सकते हो। तो पहला कारण है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, और दूसरा अनेक देशों द्वारा बस्तियों का बनना, यानी विभिन्न बस्तियां धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो बस्तियां भी लगातार बढ़ रही है। कई जगह ऐसी है वृक्षों को काटा गया है, कुछ पहाड़ तक मानव बस्तियां बनने लगी, नदियों के किनारे मानव बस्तियां बनने लगी, नदियों का आकार छोटा हो गया, पहाड़ों का अवैध रूप से खनन होने लग गया। यानी कुल मिला के जो पशुचारण की जितनी भी भूमि थी वो सब भूमि धीरे 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 लगातार समाप्त होती जा रही है। अगला देखें हम कि चलवासी पशुचारण कहाँ कहाँ पर किया जाता है, यानी कि विश्व के किन भागों में चलवासी पशुचारण होता है। तो इसके प्रमुख 3 क्षेत्र है। कौन कौन से 3 क्षेत्र है? पहला, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया व चीन तक फैला हुआ है ये जो क्षेत्र है जो चलवासी पशुचारण का। कहां से? उत्तरी अफ्रीका से मंगोलिया व चीन तक। दूसरा, यूरोप व एशिया का टुंड्रा प्रदेश। तीसरा, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका। अब इन क्षेत्रों को यदि हम ऐसे पढ़ लेंगे तो याद नहीं रहेगा, परंतु यदि इन क्षेत्रों को, और पूछा भी इन्हीं में से जाता है चलवासी पशुचारण से संबंधित प्रश्न। अब इन क्षेत्रों को यदि हम मानचित्र के अनुसार पढ़े, सपोज जैसे ये विश्व का मानचित्र बनाया हमने कि यहाँ पर ये वाला जो भाग दिख रहा है वो एशिया महाद्वीप, एशिया के पास में ये जो भाग दिख रहा है वो यूरोप महाद्वीप, एशिया, यूरोप, इसके नीचे यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, नीचे लैटिन अमेरिका, यहाँ पर ओशिनिया, लास्ट में अंटार्कटिक महाद्वीप। तो ये जो महाद्वीप है, इन महाद्वीपों में अब देखें यहाँ पर चलवासी पशुचारण कहाँ पर होता है? उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से। अफ्रीका महाद्वीप ये रहा बीच में, पूर्व अफ्रीका का ये भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। तो उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका अटलांटिक तट। अब अटलांटिक तट अफ्रीका के यहाँ पर, यानी ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में ये जो खाली जगह है इसे कहा जाता है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर का मतलब ये अफ्रीका का ये जो भाग है अटलांटिक तट। अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ, अरब प्रायद्वीप यानी ये भाग, अरब प्रायद्वीप ये वाला जो भाग है अरब प्रायद्वीप, यूरोप महाद्वीप केवल यहाँ तक ही अरब प्रायद्वीप। यदि हम बात करें कि ये भारत का मैप है, यदि सपोज ये भारत का मैप है, इस भारत के मैप में ऊपर देखें तो याद है हमें पाकिस्तान भाईजान, अफगानिस्तान भाई, तालिबान, कजाकिस्तान, पता नहीं कौन कौन से स्थान है यहाँ पर। इन सभी देशों को कहा जाता है अरबीय देश, यानी ये सब अरबीय देश है, इराक, ईरान वगैरह। तो इस वाले भाग में
अटलांटिक, अफ्रीका के अटलांटिक तट से प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया व चीन, भारत के ऊपर यहाँ पर जो भाग है ना, ये भी याद है में कि ये कौन सा भाईजान है, ये चीन भाईजान है, यानी चीन तक फैला हुआ है ये कौन सा पशुचारण, चलवासी पशुचारण। अब यदि बात आती है कि चलवासी पशुचारण को विश्व के मानचित्र पर प्रदर्शित कीजिए, तो इस प्रकार से हमें विश्व के मानचित्र पर प्रदर्शित करना होगा। यहाँ पर कहीं पर भी भारत का मैप पूरा नहीं दिया जाएगा एशिया महाद्वीप में या कहीं पर भी, तो हमें इस प्रकार से याद रखना है कि अफ्रीका बीच वाला महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, इसका अटलांटिक तट, अटलांटिक महासागर के किनारे वाला भाग अटलांटिक तट, अटलांटिक तट से उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से, उत्तरी अफ्रीका मतलब ये वाला भाग, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होता हुआ मंगोलिया व चीन तक जाता है। इस भाग में चलवासी पशुचारण होता है। अगला देखिए यूरोप व एशिया का टुंड्रा प्रदेश, अभी अभी पढ़ा था हमने, भोजन संग्रहण का काम किया जाता था। यूरोप और एशिया का ये वाला भाग जिसे यूरेशिया कहा जाता है, यूरेशिया, इसे टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं, यहाँ पर भी चलवासी पशुचारण होता है। तीसरा देखें हम दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, यानी अफ्रीका का पुनः वापिस अफ्रीका में आ गए, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, तो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका यानी ये वाला भाग, यहाँ पर भी चलवासी पशुचारण किया जाता है। तो ये 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर चलवासी पशुचारण किया जाता है। इस प्रकार इसके बाद में चलवासी पशुचारण के बाद में अगला जो बिंदु होगा वो होगा पशुचारण का दूसरा प्रकार, वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन यानी व्यापार की दृष्टि से किया जाता है, ऐसा पशुधन पालन जो व्यापार की दृष्टि से किया जाता हो वाणिज्य पशुधन पालन कहलाता है। इसके अंतर्गत केवल एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। जैसे सपोज मैं वाणिज्य पशुधन पालन कर रहा हूँ, तो पहली बात ये आती है कि वाणिज्य पशुधन पालन क्यों किया जा रहा है। ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है वाणिज्य यानी कि व्यापार करना, लाभ कमाना। दूसरा प्रकार है वाणिज्य पशुधन पालन। यदि कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। पढ़ते हैं हम वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन में केवल एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। इसमें सभी पशुओं को विभिन्न प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। यह पशुधन पालन लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। अब यदि अंतर पूछा जाए, अच्छा कहाँ पर होता है वाणिज्य पशुधन पालन, कौन कौन से क्षेत्र है? विश्व के कुछ देश ऐसे हैं जहां पर वाणिज्य पशुधन पालन होता है, जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई सारे देश है, अर्जेंटीना, जहां पर वाणिज्य पशुधन पालन होता है। अब यदि दोनों में अंतर पूछा जाए कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशु पालन दोनों में क्या अंतर है? चलवासी पशुपालन और वाणिज्य पशुपालन दोनों में, चलवासी पशुधन पालन में अनेक प्रकार के पशुओं को एक साथ पाला जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में केवल एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। इसमें अनेक प्रकार के पशु, इसमें केवल एक प्रकार के पशु। इसमें अनेक सुविधा नहीं होती, इसमें अनेक सुविधा होती है। यानी यहाँ पर कोई प्रकार की किसी प्रकार की सुविधा नहीं होती, यहाँ सुविधा होती है। यहाँ पर पूंजी का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पर अधिक पूंजी का प्रयोग होता है। ये केवल जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किया जाता है, ये लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे जो प्राथमिक क्रिया चैप्टर है इसका आखेट कंप्लीट हो गया। दूसरा भोजन संग्रहण का हो गया, पशुचारण हो गया। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे हम कृषि और खनन। ठीक है, धन्यवाद।